हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो है जिसमें मैं आपको पहली बार अपने कुछ बच्चों के कहने पर मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं अपने कुछ वीडियोस उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक से ऐसे डालने वाला हूँ जैसे जैसे उनके सीखने के लिए सबसे पहला कदम। ये पहला कदम बेसिक का हर उस सब्जेक्ट के लिए होगा जो मुझे लगता है कि उनके समझने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सबके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो खैर, सबसे पहली वीडियो जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने राजनीति विज्ञान के एक सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक आज मैं स्टार्ट करूंगा, टॉपिक नंबर 1। इसका मतलब होगा व्हाट इज पॉलिटी, कि राजनीति क्या है। आमतौर पे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती हैं, सवाल होते हैं और ये समस्या होती है कि वो ये समझने आते हैं कि राजनीति है क्या। आमतौर पे सबके पास में सब्जेक्ट होता है राजनीति विज्ञान स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो रियल में ये जानते हैं, ये समझ रखते हैं कि राजनीति असल में है क्या। सबसे पहले मैं इसी शब्द के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं हमारे शब्द पॉलिटी। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड और ग्रीस के एक शब्द से मानी जाती है। मतलब कि इसकी उत्पत्ति यूनान से मानी जाती है, ठीक है ना। यूनान, जहां पर पॉलिटी शब्द जो है पॉलिस शब्द से उत्पन्न माना गया है, जिसका मतलब था उस समय के नगर राज्य। उस समय के नगर राज्य, जहां आज अगर मैं भारत की बात करूं तो क्योंकि वर्तमान समय भारत में है, तो भारत के संबंध में हम अगर बड़े बड़े जो हमारे गांव हैं उनको हम नगर राज्यों की तुलना में ले सकते हैं, क्योंकि नगर राज्यों की संख्या जो है ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक के पास में मानी जाती है, इससे ज्यादा नहीं। यूनान में जो प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने इसके बारे में उस समय बात की थी, वो प्रमुख विचारक मुख्य रूप से अरस्तु, जिनको इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है, और दूसरे प्लेटो, जिनको इंग्लिश में प्लूटो के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों प्रसिद्ध विचारक उस समय के रहे हैं ग्रीस में, यानी कि यूनान में। अब मैं बात करता हूं भारत के संदर्भ में इस पॉलिटी शब्द को समझने की। पॉलिटी मतलब कि राजनीति कह रही है तो कोई अर्थ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा भारत के संबंध में आज इस पॉलिटी शब्द को, जहां मैं आमतौर पे ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन जो पॉलिटी का मीनिंग है उसमें कई तरह के चेंजेस हैं। मतलब हर बार इस राजनीति शब्द का अर्थ परिवर्तित हुआ है, बदलता रहा है। ये नहीं कह सकते कि शुरुआत से राजनीति का मीनिंग एक ही था, नहीं। विभिन्न विचारकों ने राजनीति शब्द के अलग अलग अर्थों को लेकर के उसको समझाने का प्रयास करा है। उसके बीच में काफी विचार विमर्श सभी के बीच में रहे हैं कि राजनीति को मेन किस रूप में जाना जाए। तो हम आज कोशिश करेंगे समझने की इस कॉन्सेप्ट को, बेसिकली कि राजनीति
का एक ऐसा एक कौन सा परिभाषित रूप देखा जाए जिससे हम कहें कि यह है राजनीति। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अपने उस प्राचीन टाइम पीरियड से जिसमें राजा महाराजा हुआ करते थे। जैसे कि मैंने कहा कि टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग राजनीति के मीनिंग में चेंज आता है। तो आमतौर पे साधारण भाषा में जैसे कि बच्चे कहते हैं कि राजनीति का मतलब राज करने की नीति। तो मैं ये कहूंगा कि प्राचीन समय में जब किसी राजा के द्वारा राज करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती थी तो वो राजनीति कहलाती थी। जब कोई नीतियां बनाई जाती थी तो वो राजनीति कहलाई जाती थी। लेकिन फिर समय में एक परिवर्तन आया और ये टाइम पीरियड था मध्यकालीन युग। एक ऐसा युग जब हमारे पुराने हिंदू राजाओं के स्थान पर भारत में मुगलों ने कदम रखा और इन्होंने आते ही यहाँ पर राजा से शासन अपने हाथ में लिया और इस शासन को चलाने के लिए इन्होंने उस दौरान विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए। शासन से निर्णय का संबंध, क्योंकि मुगल शासक एक ऐसे शासक थे जो पहली बार एक इस्लामिक सभ्यता से होते हुए भी एक हिंदूवादी सभ्यता के अंदर अपने शासन की स्थापना करना चाहते थे और उस शासन को चलाने के लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हालांकि ये निर्णय लेने इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि एक दूसरी सभ्यता के लोग या परंपरा के लोग इस स्पेशल परंपरा की बात क्यों माने, उनके साथ कैसे एकजुट हो, मिलनसार हो और उनको वो अपनत्व कैसे फील हो। इस चीज के लिए सबसे पहले मुगल शासकों को ऐसे निर्णय लेने जरूरी थे जिससे कि दोनों सभ्यताओं को आपस में जोड़ा जा सके और इसके लिए ये निर्णय लेने बहुत जरूरी थे। आमतौर पर मुगलों का शासन जो है काफी सही भी माना जाता है कुछ शासकों के समय को लेकर के, जैसे कि अकबर काफी फेमस है इस चीज को लेकर के। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शासन चलाने के लिए लिए गए निर्णय राजनीति कहलाए गए। ठीक है, तो दो तरह के मीनिंग अब तक हमने देखे गाइस। पहला, जब राजा महाराजा राज करने के लिए कुछ नीतियां बनाते थे तो वो राजनीति कहलाते थे। लेकिन समय में चेंजेस आया। मध्यकालीन युग में हमने क्या कहा कि मुगल शासकों द्वारा जब शासन चलाने के लिए जो निर्णय लिए गए वो राजनीति कहलाए गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि राजनीति का मीनिंग चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन भाई टाइम में फिर ज्यादा चेंज आया और ये टाइम पीरियड था हमारा समकालीन युग। समकालीन युग हम इसको कह सकते हैं जिसमें मुगल शासकों के स्थान पर अब अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेजों ने इस शासन के स्थान पर सत्ता को इंपॉर्टेंस दी, महत्व दिया। और हम कह सकते हैं कि इस सत्ता की स्थापना के लिए अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया या फिर कानून बनाए, ठीक है, या फिर कानूनों को लागू किया जो उस टाइम पीरियड पे कई सारे एक्ट के रूप में यहाँ पर लागू किए जाते थे। विभिन्न रूपों में ये एक्ट उस समय काम
किया करते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सत्ता की स्थापना के लिए बनाए गए कानून उस समय राजनीति कहलाए गए। तो कुल मिलाकर के इन तीनों ही दौर में राजनीति का मीनिंग हमने अलग अलग देखा। लेकिन जरूरी ये है कि अब जो वर्तमान युग, या हम कह सकते हैं आधुनिक युग, इसमें जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था देखते हैं, लोकतंत्र देखते हैं, जहां पर अब ना तो कोई राजा है, ना कोई मुगल शासक है, और ना ही अंग्रेज है। अब हम स्वतंत्र देशों की कल्पना अगर करते हैं, तो इस स्वतंत्र युग में इस राजनीति का मतलब क्या है? आज के दौर में हम राजनीति को किस रूप में जानेंगे, या आज हम राजनीति को किस रूप में परिभाषित करेंगे? हम देखते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर हम विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल देखते हैं। लोकतंत्र में हम एक विशेष चुनाव प्रणाली देखते हैं, जिसमें इन चुनाव प्रणाली के अंतर्गत हम विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से चुनाव में पार्टिसिपेट करते हुए देखा जाता है, या उनको देख सकते हैं। इस लोकतंत्र के टाइम पीरियड में जब हम कहते हैं कि वर्तमान जो शासन है वो जनता का शासन है, जो कि चुनावों के माध्यम से जनता का शासन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस जनता के शासन को कैसे स्थापित किया जाता है, हम इस लोकतांत्रिक प्रणाली में ये भी देखते हैं कि यहाँ पर सारी शक्तियां किसमें, जनता में वास करती हैं। सारी शक्तियां जनता के अंदर ही वास करती हैं। लेकिन तब भी हम ये देखते हैं कि इस चुनाव प्रणाली में विभिन्न राजनीतिक दल जीत को हासिल करने के लिए, इस जीत को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन करते हैं। लेकिन ये कंपटीशन क्यों करते हैं? तो आप कहेंगे कि ये जो जीत हासिल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो जीते वो सरकार का निर्माण करे, सरकार का निर्माण करे। और ये सरकार किसी की भी हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं भारत के अंदर विभिन्न राजनीतिक दल, जैसे कि बीजेपी, आज के दौर में हम ऐसे विभिन्न राजनीतिक दल देखते हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अब तो आपकी सरकार यानी आम आदमी पार्टी हो गई, और इसके साथ साथ हम काफी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी दल, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे दल भारत के अंदर देखते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। इसलिए भारत में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से देखी जाती है, तो ये सभी पार्टियां क्या करती हैं? इस प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करना चाहती हैं, ताकि ये सरकार का निर्माण कर सके। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये सरकार का निर्माण क्यों करना चाहती है? ये सभी राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करना क्यों चाहते हैं, या फिर जीतना ही क्यों चाहते हैं? इसका महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कारण है कि ये सभी के सभी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं।
यानी इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है शक्ति को प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ जो महत्व दिया जा रहा है वो शक्ति को दिया जा रहा है। हम ये जानते हैं कि शक्ति शक्ति अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि वर्तमान समय में जो राजनीति है वो है शक्ति की राजनीति, जहां पर हम शक्ति के लिए संघर्ष देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं। यही कंपटीशन इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल यहाँ पर कर रहे थे ताकि इनको ये शक्ति मिले। लेकिन अब समझते हैं इसके शक्ति के पीछे के महत्व को। हम जानते हैं कि जो भी राजनीतिक दल ये शक्ति प्राप्त करेगा उसी को नीतियां बनाने का मौका मिलेगा। मतलब जिसके पास शक्ति होगी वही नीतियां बना सकेगा, वही निर्णय ले सकेगा और वही कानूनों का निर्माण कर सकेगा। हालांकि इसके पीछे जो हित होते हैं वो जनता के लिए होते हैं। हम आमतौर पे देखते आ रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल का शासक जब सत्ता में आता है तो वो यही कहता है कि वो ये जो भी काम करेगा यहाँ पर वो जनता के लिए करेगा, जनता के हित में करेगा, जनता के विकास के लिए करेगा। तो मकसद हालांकि सभी का जनता को ध्यान में रखते हुए विकास के मुद्दों पर या फिर कुछ भी रहता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर कोई कई बार अपने ही हित साध रहा होता है, यानी कई बार अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है। तब भी अगर हम यहाँ पर इस शक्ति के रूप को देखें, अच्छा शक्ति के रूप कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि ये शक्ति सैन्य हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है। शक्ति का रूप कोई भी हो सकता है। ये शक्ति सांस्कृतिक भी हो सकती है। हम जब शक्ति की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति सक्षम हो जाता है जब उसके पास में वो शक्ति होती है, और वो शक्ति किसी भी रूप में उस व्यक्ति के पास में या उस राजनीतिक दल के पास में हो सकती है। शक्ति का रूप कोई भी हो सकता है। तो हम जो वर्तमान समय में राजनीति देखते हैं वो शक्ति की राजनीति देखते हैं, जहां शक्ति के लिए संघर्ष देखे जाते हैं, जहां शक्ति के लिए संघर्ष देखे जाते हैं। और इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न राजनीतिक दल संघर्षरत रहते हैं, यानी कि कंपटीशन करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिसको भी ये शक्ति मिलेगी वही नीतियां बना पाएगा, वही निर्णय ले सकेगा और वही कानूनों का निर्माण कर सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वही सरकार कानूनों का निर्माण कर जनता के हितों में कार्य कर सकती है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को समझने के लिए और भी बेहतर रहेगा कि आप चीजों को सुन करके लिखें, उससे आपके पेपर में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और सुन के जब आप लिखेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो कानून का निर्माण और साथ में उनको लागू करने की क्षमता, लागू या फिर कहो क्रियान्वयन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, कानून को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति भी वही राजनीतिक दल रख सकेगा जिसके पास में ये शक्ति, ये पावर होगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो शक्ति की है, ना कि राजनीतिक दल की। कोई भी राजनीतिक दल तभी शक्तिशाली होता है जब उसको वो शक्ति प्राप्त होती है।
तभी फेमस हो सकता है या तभी सब कुछ कर सकता है जब उसके पास वो शक्ति होगी। अब आप ये सोचेंगे कि आप इस चीज को लिखे कैसे, समझाए कैसे। तो ये जो डेटा है ये ग्रेजुएशन के उन बच्चों के लिए ज्यादा खास है जिनको एक्सप्लेनेशन में ज्यादा लिखना होता है, जिनको ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ती है। वो राजनीति के इस अर्थ को समझाने के लिए इन एग्जाम्पल्स का सहारा ले सकते हैं। मैंने भारत के संबंध में इसको समझाने के लिए कोशिश की है, लेकिन तब भी हमारे 11वीं क्लास के बच्चे या फिर बीए प्रोग्राम के बच्चे इस डेटा का काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये तरीका काफी ठीक भी है, काफी सही रहेगा, जिसमें हम शक्ति के माध्यम से राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। आप कहीं पर भी जब इसका मीनिंग बताने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफी है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हम शक्ति की राजनीति की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो है निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय लेने की प्रक्रिया, जहां पर भी निर्णय लिए जाएंगे वहीं शक्ति का संबंध होगा। गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए इसको।